पीएसएल 2026 का मैच नंबर 9 जो कि क्वेटा ग्लैडिएटर और खेला जाएगा दूसरी टीम इस्लामाबाद यूनाइटेड के बीच में गद्दाफी स्टेडियम लाहौर के उसी मैदान पर जहां पर अभी तक इस वीडियो के बनाए जाते टाइम पर कुल मिलाकर के 7 मुकाबले हो चुके हैं और उसमें से भी एक मुकाबला बारिश में धुल गया था, लेकिन उसके पहले के जो 6 मुकाबले हुए उसमें 2 पिचेस यूज की गई और उन पिचेस पर किस तरीके का रिजल्ट निकल करके आया वो तो हम आगे पिच रिपोर्ट के अंदर देखेंगे ही। और अगर उन दोनों पिचेस के अलावा कोई डिफरेंट फ्रेश ट्रैक आज के इस मैच में मिलेगी तब क्या संभावनाएं बनती दिखाई पड़ेंगी उसको भी समझेंगे। फिलहाल अगर हम बात करें यहाँ पर क्वेटा ग्लैडिएटर की टीम का तो 2 मुकाबले खेल करके ये टीम पहला मुकाबला तो हार गई थी, लेकिन दूसरा मुकाबला 40 रन से जीत गई। और वहीं पर अगर हम बात करें इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम का तो इसने भी 2 मुकाबले खेले हैं, जिसमें से एक मुकाबला हारा ये टीम और दूसरा मुकाबला इनका बारिश में धुल गया। और एक बार फिर से जब बारिश की बात हो ही रही है तो लाहौर के इस मैदान पर जब आज का यह मैच 2 अप्रैल को शाम को 3 बजे से, आज का दिन डबल हेडर है तो ये पहला मैच दिन का खेला जाएगा और शाम के 3 बजे से जब यह मैच खेला जाएगा तो जो वेदर फोरकास्ट फिलहाल अभी है दिन के दौरान बारिश की तो कोई संभावना है नहीं, हल्के फुल्के बादल मैदान पर आते जाते रहेंगे। हालांकि बारिश की वजह से वो 7वां मैच अगर आप कहें तो निश्चित तौर पर रद्द तो नहीं हुआ था। एक्चुअली वहां पर पुअर ड्रेनेज सिस्टम था जिसकी वजह से मैदान गीला हो गया और बहुत सारे प्रयास के बावजूद मैनुअली वो लोग सुखाने की कोशिश कर रहे थे जो कि हो नहीं पाया और 7वां मुकाबला वहां पर रद्द हो गया। 8वां मुकाबला अभी स्टार्ट भी नहीं हुआ है, उसके बारे में तो हम निश्चित तौर पर देखने की कुछ खास जरूरत है भी नहीं। लेकिन जैसा मैंने आपको कहा था कि गद्दाफी स्टेडियम लाहौर के इस मैदान की अगर हम पिच रिपोर्ट देखने जाएं तो टोटल जो 6 मुकाबले यहां पर अभी तक हो चुके हैं उसके स्कोर कार्ड अगर आप देखें तो जनरली पहली इनिंग में अच्छे खासे स्कोर्स बनते दिखाई पड़े हैं, लेकिन निश्चित तौर पर अभी तक के 6 मुकाबले में 3 बार पहले बैटिंग करने वाली टीम जीती है तो 3 बार बैटिंग सेकंड करने वाली टीम भी जीती है और इवन 214 का स्कोर भी यहां पर एक बार चेंज हो चुका है। लेकिन अभी जो पहला और दूसरा मुकाबला हुआ था उसके बारे में पहले हम बात कर लें तो पहला दूसरा मुकाबला तो 26 और 27 मार्च को हुआ था पिच नंबर 7 के ऊपर, जहां पर निश्चित तौर पर सेकंड बैटिंग करने वाली टीमें दोनों मुकाबले हारी, पहली इनिंग में बैटिंग करने वाली टीमें जीती। जो कि लाहौर के इस मैदान का अपना एक नेचर भी है, काली मिट्टी की पिचेस होती हैं तो मैच के आगे बढ़ने के साथ साथ जो ड्राइनेस है वो बढ़ती चली जाती है तो निश्चित तौर पर सेकंड बैटिंग करना उतना भी आसान होता नहीं। तो 180 प्लस का स्कोर अगर बन गया तो काफी हद तक वो डिफेंड होता ही है। और उसके बाद जब बाकी के 3 और 4 और मुकाबले जो खेले गए 28 मार्च को 2 मुकाबले हुए थे, 29 मार्च को 2 मुकाबले हुए थे, डबल हेडर के दिन थे दोनों के दोनों और इन चारों के चारों मैचेस जो कि 30 घंटे के अंदर खेले गए थे वो एक ही पिच पर हुआ था, पिच नंबर 6 पर। और उसका रिजल्ट क्या निकला कि शुरुआत में तो जम करके स्कोरिंग हुई, 200 प्लस का स्कोर भी चेंज हो गया और प्लस यहां पर देखेंगे तो 171 का स्कोर भी चेंज हो गया और उसके बाद 174 का स्कोर डिफेंड हुआ और यहां पर 128 का स्कोर चेंज हुआ, जिसमें मुश्किल तो कराची की टीम को अच्छी खासी आई, हालांकि फिर भी उन्होंने स्कोर को चेंज किया। लेकिन जो पिच का नेचर था वो ड्रास्टिकली चेंज हो गया चौथे मैच के आते आते और लगातार अगर 30 घंटे के अंदर किसी पिच पर 4 लगातार मुकाबले हो जाएं तो निश्चित तौर पर वो चेंज तो आना ही है और स्पिनर्स यहां पर डोमिनेट करते दिखाई पड़े। और स्पिनर्स का डोमिनेट करने का मतलब ये नहीं होता कि सारी विकेट स्पिनर्स लेकर के जाए, एक्चुअली तेज गेंदबाजों को भी वहां पर विकेटें मिलती है स्लोअर वंस पर, क्योंकि गेंद बल्ले पर फंस करके आना शुरू हो जाती है। तो ये तो निश्चित तौर पर वही एक जो नेचुरल एस्पेक्ट होता है किसी भी पिच का कि लगातार मैचेस होंगे तो सेकंड इनिंग में बैटिंग करना वहां पर और मुश्किल होता चला जाएगा, वही चीज होता दिखाई पड़ा और वही इस मैदान का अपना एक नेचर भी रहा है। और इवन ये जो 2 पिचेस जिसके बारे में मैंने आपको बताया ना यूज हुई है 6 मैचेस में, अगर सेम पिच यूज हो गई इन्हीं दोनों में से कोई एक तो फिर भी आपको वही रिजल्ट होता दिखाई पड़ेगा। लेकिन अगर फ्रेश पिच यूज होती है तब चांसेस बनते हैं कि इस तरीके के मुकाबले हों जहां पर 200 प्लस का स्कोर भी चेंज हो जाए, वरना निश्चित तौर पर अगर यूज्ड पिच होगी तो किसी भी स्कोर को चेंज करना यहां पर उतना आसान होगा नहीं। तो ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा आज के इस मैच में कि किस पिच पर मैच ये होगा और उस पर कितने मैचेस ऑलरेडी हो चुके हैं वो अपडेट। और बाकी स्पिन और पेस के आंकड़े भी आप यहां पर देख सकते हैं, 48 विकेट पेस को 31 विकेट स्पिन को मिली हैं। इन 6 के 6 मैचेस में एक इक्वल विकेटें यहां पर दोनों इनिंग्स के अंदर गिनी है। लेकिन जैसा मैंने आपको कहा था ना कि जो भी पिच आज के इस मैच में यूज होगी वो फ्रेश है या यूज्ड है, और यूज्ड भी है तो कितने मैचेस उस पर हो चुके हैं वो सारी पिच की रिपोर्ट की इन्फॉर्मेशन आपको मैं टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पर दूंगा और यहीं पर अपनी फाइनल टीम भी प्रोवाइड करवाऊंगा। लिंक आपको मेरे इसी यूट्यूब चैनल पर जो आप देख रहे हैं वीडियो, जहां पर मैं आपको बता रहा हूं कि टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पर आपको मैं टीम दूंगा, इन दोनों ही चैनलों का, टेलीग्राम का भी और व्हाट्सएप चैनल का भी लिंक है वो इसी यूट्यूब वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में जो पिन किया हुआ कमेंट है वहां पर आपको देखने को मिल जाएगा। फिलहाल आगे आते हुए अगर आप जाकर के देखें सबसे पहले इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम को तो वो आपके सामने है, जिनका प्लेइंग 11 और बैटिंग ऑर्डर भी आप यहां पर देख पा रहे होंगे। ये कुल मिलाजुला करके 11 प्लेयर्स और आपको पता ही है कि जो इनकी बॉलिंग है उसके पहले जो बैटिंग है और जो इनका बेंच है और उसमें जो पिछले वाले मैच में बॉलिंग करी इनकी टीम ने, जो बॉलर्स यूज किए गए टोटल 5, सभी ने 4-4 ओवर की पूरी बॉलिंग करी और उसमें निश्चित तौर पर सलमान मिर्जा ने 3 ही ओवर किया, चूंकि 19वें ओवर तक ही इन्होंने बॉलिंग करी, उसकी बाद जरूरत पड़ी नहीं। इमाद वसीम ने पावर प्ले में भी बॉलिंग करी, उसके बाद मिडिल ओवर में बॉलिंग करा और हर एक बॉलर ने किस किस ओवर में आकर के बॉलिंग करी उस मैच के अंदर वो आप यहां पर देख सकते हो। और काफी हद तक रोल जो होता है इनकी
बॉलर्स का वो यही रहेगा कि रिचर्ड ग्लीसन आपको पावर प्ले के आखिरी ओवर्स में 5वें या 6ठे ओवर में 1 ओवर कर देंगे, फिर 1 ओवर मिडिल में कर देंगे, 2 ओवर डेथ के करेंगे। वही काम सलमान मिर्जा को होगा कि 2 ओवर पावर प्ले के और 1 से 2 ओवर डेथ के करेंगे। और वही यहाँ पर इमाद हसीन जो कि पावर प्ले में ही बॉलिंग करने आ गए थे और उसके बाद मिडिल में करेंगे। और उसके बाद सलमान इरशाद भी अगर आप देखें तो 1 ओवर पावर प्ले का, उसके बाद 1 मिडिल का और 2 ओवर डेथ के अराउंड बॉलिंग करते दिखाई पड़े। और वही लगभग काम मिडिल ओवर और 1 ओवर डेथ का शादाब खान भी करते दिखाई पड़े। और उसके बाद आकर के करियर के आंकड़े अगर आप देखना चाहें तो वो भी देख सकते हैं कि ये जो इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम का पूरा स्क्वाड है उनके प्लेयरों का क्या एक्सपीरियंस रहा है T20 फॉर्मेट में, स्पेसिफिकली उन प्लेयर्स का जैसे समीन गुल हो गए या सलमान इरशाद हो गए। सलमान मिर्जा तो हालांकि अभी पाकिस्तान के लिए खेलते देखे भी गए थे, अगर आपको याद हो तो निश्चित तौर पर क्रिकेट फॉलो करें तो आप इनके बारे में जानते होंगे। तो ऐसे प्लेयर्स जिनके बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन आपके पास कम हो उनके आंकड़े आप यहाँ से निकाल सकते हैं और समझ सकते हैं कि क्या एक्सपीरियंस है और उन्होंने इनिंग के हिसाब से क्या काम किया है। फॉर एग्जाम्पल बैटर है तो उसकी पहली इनिंग का बैटिंग एवरेज क्या रहा, सेकंड इनिंग का बैटिंग एवरेज क्या रहा पूरे करियर के दौरान। जिससे आपको एक एग्जांपल मिलता है कि मार्क चैपमैन एक ऐसे बैटर रहे हैं जो पहली इनिंग में ज़्यादा बेटर परफॉर्मेंस देते रहे हैं पूरे T20 करियर में, जो कि 77 मैचेस का है, ठीक ठाक करियर है, अच्छा खासा सैंपल साइज है और बताता है कि पहली इनिंग की बैटिंग इनकी ज़्यादा बेटर रही है। और वही चीज़ सलमान मिर्जा का देखने जाएंगे तो ये पता चलेगा कि पहली इनिंग में जितनी भी इन्होंने विकेटें निकाली हैं अभी तक अपने पूरे T20 करियर में, जिसमें इन्होंने 14 मैचेस खेली हैं, उसमें इनको ऑन एन एवरेज 18 गेंदें करनी पड़ी हैं 1 विकेट निकालने में। लेकिन वही सेकंड इनिंग के अंदर हर 12वीं गेंद पर इनको विकेट मिल जाता है। तो वो स्ट्राइक रेट से भी आपको पता चल पाएगा हर एक बॉलर की यूटिलिटी कि वो कहां पर कितना बेहतर करता रहा है अपने करियर में। और उसके बाद आगे आते हुए आप देखेंगे रिसेंट फॉर्म। और इस टीम के 2 मुकाबले तो निश्चित तौर पर हो चुके हैं, लेकिन एक मैच बारिश में धुल गया तो एक ही मैच ये टीम के प्लेयर खेल पाए, जिसमें डेवॉन कॉनवे और साथ ही साथ समीर मिन्हास अगर आपको याद हो तो यही एक रीजन रहे थे जो अंडर 19 का एक मैच इंडियन टीम हारी थी एशिया कप में, जो इमर्जिंग एशिया कप हुआ था अंडर 19 का। उसमें अगर आप बात करें 28 रन की शानदार पारी इन्होंने यहाँ पर जो खेली, वहां पर इन्होंने बहुत ही कमाल की पारी खेली थी, तो वहीं से एक टैलेंट निकल करके आए हैं। एंड्रिस गॉस ने भी 11 रन बनाए, 40 रन मार्क चैपमैन ने बनाए जो कि काफी इफेक्टिव रहे। बाकी शादाब खान ने बल्ले से 4 रन बनाए, 2 विकेटें चटकाई। हैदर अली कुछ खास कर नहीं पाए, फहीम अशरफ बहुत नीचे बैटिंग करने आए, 26 रन बनाए। इमाद वसीम ने 8 रन बनाए और 1 विकेट लिया। और बॉलिंग में केवल सलमान इरशाद ही बॉलिंग बेहतर कर पाए 2 विकेट निकालने के अलावा, बाकी सलमान मिर्जा और रिचर्ड ग्लीसन कुछ खास कमाल कर नहीं पाए। तो परफॉर्मेंस के बेसिस पर जो इफेक्ट पड़ा पिच के ऊपर, जो अपना इम्पैक्ट रहा और इवन मैच के ऊपर भी, वो इन 4 प्लेयरों का रहा था इस्लामाबाद यूनाइटेड की तरफ से कुछ हद तक पिछले वाले मैच में अपनी टीम की तरफ से। लेकिन निश्चित तौर पर एक चीज़ आपको और जो ध्यान रखनी है, ये आपको पता है कि सलमान इरशाद, रिचर्ड ग्लीसन और यहाँ पर सलमान मिर्जा जैसे 3 इस टीम के अंदर बॉलर हैं जो कि पावर प्ले के 4-5 ओवर करेंगे मिल करके और डेथ ओवर के भी 4-5 ओवर आपको करते दिखाई पड़ेंगे। और उसमें भी निश्चित तौर पर रिचर्ड ग्लीसन और सलमान इरशाद ये ज़्यादा बेटर ऑप्शंस है जिनके ऊपर आप भरोसा कर सकते हैं डेथ ओवर बॉलिंग की, जो कि बहुत ही बढ़िया बॉलर होंगे। तो इन दोनों को तो मैं कतई कहूँगा कि मिस मत करिएगा और सलमान मिर्जा को एज ए ट्रम्प आप ट्राई कर सकते हैं। और बाकी निश्चित तौर पर इमाद वसीम हो गए या शादाब खान हो गए, इनकी जो अपनी ओवरऑल यूटिलिटी है एज ए ऑलराउंडर, हालांकि इमाद वसीम की बैटिंग बहुत नीचे आती है, तो उस बेसिस पर भी ये दोनों काफ़ी बेहतर ऑप्शन बन जाते हैं। और बैटिंग में डेवॉन कॉनवे पर आप निश्चित तौर पर पूरा भरोसा कर सकते हैं, जो कि पिछले मैच में तो 26 रन बनाए, उसके पहले भी ठीक ठाक फॉर्म में थे। और बाकी जो बचे हुए ऑप्शन है, चाहे वो समीर मिन्हास हो, एंड्रिस गॉस हो, मार्क चैपमैन हो, इनमें से निश्चित तौर पर या तो समीर मिन्हास को या तो मार्क चैपमैन में से किसी एक को आप लेके जा सकते हैं। बाकी भरोसेमंद ऑप्शन की बात करें तो वो मार्क चैपमैन ही होंगे। इनका पूरा करियर एक्चुअली सबसे बेहतर कहीं पर गया है तो पाकिस्तान की ही पिचेस पर गया है। तो डेवॉन कॉनवे, मार्क चैपमैन, शादाब खान, इमाद वसीम और बाकी ये 2 बॉलर, मतलब कुल मिलाजुला करके 6 बेस्ट ऑप्शन हैं, जिसमें निश्चित तौर पर एक डाउट रहेगा इमाद वसीम को या सलमान मिर्जा को, इनमें से किसी एक को ले जाने को लेकर के मेरा निश्चित तौर पर अपना एक जो रहेगा अंदाजा, वो फ्रेश पिच अगर है तो निश्चित तौर पर सलमान मिर्जा बेटर ऑप्शन होंगे। इमाद वसीम अगर यूज्ड पिच आज के इस मैच में हुई तो वहां पर ये बेटर ऑप्शन होंगे। तो अभी तक तो आपको मैंने यही 2 रिचर्ड ग्लीसन, सलमान इरशाद के अलावा 3 सेफ ऑप्शन बता दिए हैं। बाकी 2 डिफरेंशियल ऑप्शंस हैं, उनमें से आप किसको कब लेकर के जा सकते हैं ये भी क्लियर आपको मैंने कर दिया। लेकिन उसमें भी जो 2 डेथ ओवर के बॉलर थे ना, रिचर्ड ग्लीसन और सलमान इरशाद, पहली इनिंग की बॉलिंग में इंपॉर्टेंट होंगे, ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। बाकी हेड टू हेड के भी आंकड़ों से कुछ आइडिया निकालने की कोशिश करेंगे तो टॉप 4 बैटर्स की तरफ से आपको कुछ खास मिलेगा नहीं। केवल एक मैच खेले हैं एंड्रिस गॉस, सामने वाली टीम क्वेटा ग्लेडिएटर के खिलाफ, और 8 रन इन्होंने बना रखे हैं। शादाब खान के आंकड़े निश्चित तौर पर काफी बेहतर है, हैदर अली कुछ खास कर नहीं पाए हैं। फहीम अशरफ का वो मतलब बनता नहीं, हालांकि विकेटें 12 मैच में 16 हैं, लेकिन यहाँ पर तो ये बॉलिंग करते दिखाई ही नहीं पड़े पहले मैच में। इमाद वसीम के आंकड़े निश्चित तौर पर बहुत ही एवरेज हैं, लेकिन सलमान मिर्जा के एक मैच में 2 विकेटें हैं। रिचर्ड ग्लीसन खेले नहीं
नहीं है और सलमान इरशाद के 6 मैच पर शानदार 14 विकेटें हैं। तो जिस तरीके के हेड टू हेड के आंकड़े हैं, निश्चित तौर पर सलमान मिर्जा और साथ ही साथ सलमान इरशाद और रिचर्ड ग्लीसन अपनी बॉलिंग यूटिलिटी की वजह से बेस्ट ऑप्शन दिखाई पड़ते हैं। अगर पहली इनिंग की बॉलिंग होती है खास करके, तब यहां पर मैं निश्चित तौर पर कहूंगा कि आप सलमान मिर्जा को भी और साथ ही साथ रिचर्ड ग्लीसन को भी पहली इनिंग की बॉलिंग हो या सेकंड इनिंग की बॉलिंग हो, दोनों जगह पर ट्राई कर सकते हैं। सलमान इरशाद को मैं पहली इनिंग की बॉलिंग के लिए ही सजेस्ट करूंगा और बाकी मार्क चैपमैन और साथ ही साथ डेवॉन कॉनवे, ये दो और बेस्ट ऑप्शंस हैं। और इवन शादाब खान को तो मैं भूल ही गया था, जिनको इवन आप कप्तान है, बस कप्तान भी बना सकते हैं। तो ये प्लेयर सिलेक्शन मेरा अपना फाइनल होगा, जो कि आपको मैंने क्लियर कर ही दिया है। बाकी वेन्यू के भी नंबर्स देखने जाएंगे तो सलमान मिर्जा भी, इरशाद भी और रिचर्ड ग्लीसन हालांकि इस मैदान पर कुछ खास नहीं कर पाए हैं, लेकिन इनके आंकड़े आप यहाँ पर देख सकते हैं। बाकी उसी तरह से बाकी प्लेयरों के भी आंकड़े आपके सामने हैं। उसको देखने के बाद वीकनेसेस भी अगर आप देखने जाए तो एक तो पाकिस्तानी बैटर हों और पाकिस्तान के पीएसएल में निश्चित तौर पर या तो पाकिस्तानी खिलाड़ी खेल रहे होंगे या तो फॉरेन प्लेयर्स वो खेल रहे होंगे जो कि स्पिन अच्छी नहीं खेलते। तो नंबर्स तो आपके सामने हैं, आप देख सकते हैं कि किस बैटर के खिलाफ कौन सा इंडिविजुअल बॉलर डोमिनेट करता रहा है या किस टाइप ऑफ बॉलिंग के खिलाफ ये बैटर्स परेशान होते हैं, वो नंबर्स तो आपके सामने है। मेरा अपना सीधा सीधा कंक्लूजन है कि चाहे लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलिंग हो और साथ ही साथ लेग स्पिन बॉलिंग हो, वो हमेशा यूजफुल होती है किसी भी टीम के खिलाफ जो भी पीएसएल के अंदर खेल रही हैं। और उसमें बाएं हाथ का कोई तेज गेंदबाज हो तो वो भी, और अल्जारी जोसेफ का भी नाम यहाँ पर आपको बार बार देखने को मिल जाएगा टॉम करन के साथ। और उसके बाद निश्चित तौर पर आगे वही चीजें दिखाई पड़ेंगी जो आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। तो नंबर्स आपके सामने हैं, टाइप ऑफ बॉलिंग या इंडिविजुअल बॉलर का नाम भी आपके सामने है। कंक्लूजन जो था वो आपको मैंने दे दिया, जो कि निश्चित तौर पर काफी इंपॉर्टेंट था। और उसको समझ लेने के बाद आगे अगर आप आए क्वेटा ग्लैडिएटर की तरफ, जो कि एक्चुअली दो मैच खेल करके एक जीती एक हारी है, और उसमें सऊद शकील एक कप्तान के तौर पर ओपन करते हैं, लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलिंग भी करते हैं, लेफ्ट हैंडेड बैटर हैं, सामिल हुसैन है, रायली रूसो है, हसन मिनहाज है, ख्वाजा नफे है, बेन मैकडरमट जो बहुत नीचे बैटिंग करने आ रहे हैं। और उसके बाद बॉलिंग में टॉम करन, अहमद डैनियल, अल्जारी जोसेफ, अबरार अहमद और उस्मान तारिक। और जिस तरीके की इनकी टीम है उसमें इनकी सबसे बड़ी मजबूत जो कड़ी है ना, वो इनकी बॉलिंग है, स्पेसिफिकली स्पिन बॉलिंग। तेज गेंदबाज तो अच्छा कर ही रहे हैं, बाकी बेंच के ऑप्शंस जो हैं वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। और जो इनकी मजबूत कड़ी है बॉलिंग, जिसके बारे में मैंने आपको बताया, उसने किस किस ओवर में कितने कितने बॉलिंग करी है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। जिसमें अभी तक के जो इनकी कमजोर कड़ी साबित हुए हैं वो टॉम करन है। दोनों मैचेस में जम करके पिटाई हुई है इनकी, विकेटें इनको मिली नहीं है, हालांकि पिछले मैच बल्ले से चल गए थे। और बाकी अल्जारी जोसेफ, अबरार अहमद और अहमद डैनियल ने कमाल की बॉलिंग करी उस्मान तारिक के साथ मिलकर के। उस्मान तारिक को हालांकि विकेटें नहीं मिल रही, एक एक विकेट ही मिली है अभी तक दोनों मैच में, और उसका रीजन है कि बल्लेबाज इनको संभल करके खेल रहे हैं काफी। सऊद शकील भी एक ओवर करके एक विकेट ले गए थे पिछले वाले मैच में। और उसके बाद करियर के आंकड़े अगर आपको देखना है तो वो भी आप वीडियो को रोक करके देख लीजिएगा, खास करके उन प्लेयरों के बारे में इंफॉर्मेशन निकाल लीजिएगा जिनके बारे में आप थोड़ा सा कम जानते हो। और उसके बाद आगे बढ़ते हुए रीसेंट फॉर्म अगर आप देखें तो आपको मैं बता ही चुका हूं कि 2 मैचेस ये टीम खेल चुकी है और उन दोनों मैचेस में सऊद शकील ने अपनी पूरी यूटिलिटी दिखाई है। बड़ी परफॉर्मेंस अभी तक नहीं आई है, लेकिन एज अ बैटर और प्लस कभी कभी जो बॉलिंग कर देंगे वो निश्चित तौर पर इनको एक इंपॉर्टेंट नाम बना देती है। बाकी सामिल हुसैन ने 2 बैक टू बैक हाफ सेंचुरी लगा करके निश्चित तौर पर दिखाया है कि जब इनको रोड वाली पिचेस मिलेंगी तो ये रन बना करके देंगे, और स्पेसिफिकली अगर बॉलिंग उतनी बेहतर ना हो। और उसके बाद रायली रूसो तो कुछ खास कमाल कर नहीं पाए, लेकिन हसन नवाज ने शानदार 53 रन की पारी इन्होंने खेली पिछले वाले मैच में। पहले वाले मैच में थोड़ी सी ग्लिम्सेस इन्होंने दिखाई थी अच्छे स्ट्रोक्स लगा करके, और इवन इसके पहले भी ना जो पाकिस्तान में डोमेस्टिक क्रिकेट इन्होंने खेली तो उसमें काफी शानदार फॉर्म में थे। ख्वाजा नफे कुछ खास कर नहीं पाए, इवन बेन मैकडरमट भी, और बहुत नीचे बैटिंग कर रहे हैं तो उनकी वो यूटिलिटी भी नहीं बनती। बाकी टॉम करन अभी तक विकेटलेस रहे हैं, लेकिन अहमद डैनियल के 2 मैच में 5 विकेटें हैं, अल्जारी जोसेफ के 2 मैच में 3 विकेटें हैं, अबरार के 2 मैचेस में 4 विकेटें हैं, और उस्मान तारिक के 2 मैच में 2 ही विकेट है, जिनको अभी तक विकेटें ज्यादा मिली है नहीं। और यहीं से जो मेरा अपना प्रेडिक्शन होगा उसमें अहमद डैनियल, अल्जारी जोसेफ और अबरार अहमद ये 3 सेफेस्ट ऑप्शन है जो अपनी परफॉर्मेंस के दम पर आपके टीम में आते हैं। लेकिन उसके बाद जो 2 और प्लेयर बचते हैं, टॉम करन और उस्मान तारिक, अगर आप सेफ खेलना चाहते हैं तो उस्मान तारिक के साथ जाइए, थोड़ा सा अगर आप रिस्क ले सकते हैं तो टॉम करन के साथ जाइए, या और भी एक जो तरीका है कि उस्मान तारिक को आप सीधे अपनी टीम में रखिए, और सेफ खेलना चाहते तो आप निश्चित तौर पर यहाँ पर अहमद डैनियल को लेकर के जाइए, या उनके जहाँ पर टॉम करन को लेकर के जाइए, या एकदम से ही रिस्क नहीं लेना चाहते तो 5 बॉलर आपके टीम में होने चाहिए और प्लस ये 3 बैटर। लेकिन तब वहां पर आपको सामिल हुसैन को आप ड्रॉप कर सकते हैं, हसन नवाज और साथ ही साथ सऊद शकील के साथ जा सकते हैं, यानी कि 7 प्लेयर आपको तब इधर से लेने पड़ेंगे कम से कम, तब उधर से आपको लेने के लिए 4 ही ऑप्शन बचेंगे। हालांकि उधर से भी आपने देखा था कि 5 से 6 तो सेफेस्ट ऑप्शन हैं ही। लेकिन निश्चित तौर पर इस यहां तक आते आते एक बात तो क्लियर हो रही है कि काफी हद तक अगर आप देखें तो कम से कम 13 से 14 ऐसे प्लेयर बन पा रहे हैं, यहां तक के एनालिसिस देखने के बाद
जो जिनको अपनी फैंटेसी टीम में लेके जा सकते हैं, लेकिन लेकर तो आप केवल 11 ही प्लेयर जा सकते हैं। तो बाकी जो 2 से 3 प्लेयर एक्स्ट्रा हैं उनमें से किसको निकालना होगा और किसको रखना होगा, ये निश्चित तौर पर टॉस के बाद ही तय हो पाएगा, क्योंकि हमको पिच के बारे में अभी कुछ पता नहीं है। तो वो तो आपको मैं अपने टेलीग्राम में या व्हाट्सएप चैनल पर बताऊंगा, नीचे डिस्क्रिप्शन या पिन कमेंट पर लिंक है। बाकी यहाँ से अगर आप हेड टू हेड से थोड़ी सी बहुत हेल्प लेने की कोशिश करेंगे तो सऊद शकील के आंकड़ा को बहुत ही क्लियर बताएंगे कि ये कभी भी इस्लामाबाद के खिलाफ परफॉर्म नहीं कर पाए। 5 बजे केवल 44 रन है, 3 विकेट है। और बाकी रायली रूसो के आंकड़े काफी बेहतर है, तो एक डिफरेंशियल हो सकते हैं। बाकी ख्वाजा नफे भी नहीं चले हैं। टॉम करन के 1 मैच में 1 विकेट है। अहमद डैनियल के 3 मैच में 3 विकेट है। बाकी अलजारी, अबरार और साथ ही साथ उस्मान तारिक के नंबर्स काफी बेहतर हैं। तो निश्चित तौर पर यहां से भी आपको कुछ खास हेल्प मिलेगी, तो वो सऊद शकील को ही लेकर के है। लेकिन सऊद शकील इस मैदान पर ठीक ठाक करते रहे हैं। यहीं पर शामिल हुसैन ने इसी सीजन में दोनों मैच में 106 रन बना दिए। और बाकी जो आपको मैंने ऑप्शन सजेस्ट किए थे कि जिनको लेकर के जाना है, उन्हीं की परफॉर्मेंसेज आपको बेटर दिखाई पड़ेगी। टॉम करन के थोड़े से एवरेज नंबर्स दिखाई पड़ेंगे। और पिछले मैच में चूंकि बैटिंग से भी अच्छा हाथ दिखाया उन्होंने, तो यूटिलिटी उनकी बड़ी अच्छी बन जाती है टॉम करन की ओवरऑल। और बाकी वही सारा एक बार फिर से नाम आपको दिखाई पड़ेंगे जो प्लेयर बैटल में, जैसा आपको मैंने अभी कुछ देर पहले कहा था ना कि अगर सामने पीएसएल की टीम कोई भी हो तो उसके सामने आप लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलिंग, लेग स्पिन बॉलिंग और बाएं हाथ की तेज गेंदबाजी तो निश्चित तौर पर अपनी टीम में रखेंगे। और बाकी इंडिविजुअल नाम अगर आप देखने जाएं तो आपको रिचर्ड ग्लीसन यहाँ पर दिखाई पड़ जाएंगे, जो कि इंपॉर्टेंट प्लेयर है। बाकी सलमान इरशाद भी दिखाई पड़ रहे हैं। और बाकी शादाब खान तो लेग स्पिनर हैं ही, माद वसीम लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलर हैं ही। वही सारी चीजें जो आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कंक्लूजन में निकल करके आती हैं। और ओवरऑल एक बात तो तय है कि जो इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम है, या इवन अगर हम बात कर लिए जो दूसरी क्वेटा की टीम है, काफी हद तक टक्कर की टीम है। लेकिन जो क्वेटा की टीम की बॉलिंग है वो उनको थोड़ा सा सुपीरियर बना देती है। लेकिन टॉस का भी एक बड़ा रोल आज के इस मैच में होगा। हालांकि टॉस किसी भी मैच में किसी भी इनिंग में बैटिंग करे क्वेटा की टीम, उसके पास ऐसी बॉलिंग है कि वो अपनी तरफ मैच को लेकर के जाएगी। मजबूत टीम मुझे वही दिखाई पड़ रही है। लेकिन पिच के बारे में जो भी इन्फॉर्मेशन होगी, फाइनल टीम मेरी जो भी बनेगी वो आपको मैं टेलीग्राम या व्हाट्सएप चैनल पर दूंगा। और उसको जाकर के आपको ज्वाइन कर लेना है नीचे डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दिए गए लिंक की मदद से। और बाकी वीडियो शुरू से अंत अगर आपने पूरा देख लिया तो यहीं से आपको 12-13 प्लेयर के कंफर्म ऑप्शन मिल चुके हैं। फाइनल आपको मैं टेलीग्राम पर बता ही दूंगा। फिलहाल ये वीडियो यहीं पर होता है, खत्म। चलते हैं, नमस्कार।